नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? हर्षिता, दिलीप, हर्षित, तारा, उसके बाद में आंचल, सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि हम जो है सेशन को स्टार्ट कर सकें और आपको आगे की तरफ बढ़ा सकें। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हमें ये बताइए कि क्या ऐसी कोई बुक है जो कि एक क्विक रिवीजन का काम कर सकती है हमारे लिए। तो बेटा जी, आरडब्ल्यूए फैमिली की तरफ से आपके लिए एक बुक बनाई गई है, जीएस सूत्र। ठीक है, इस जीएस सूत्र बुक की अगर मैं आपसे बात करूंगी बेटा, तो इसमें आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को यहाँ पर एक साथ रखा गया है। ये बुक आपको एक क्विक रिवीजन बुक की तरह काम करेगी। जैसे आप क्या करते हैं कि एंड टाइम में आपको रिवीजन करना होता है। अब नोट्स तो बहुत सारा है, तो हम कैसे एक क्विक रिवीजन करें? तो वो क्विक रिवीजन आप इस बुक से कर सकते हैं। और ये दिल्ली पुलिस के लिए आपकी जो एक जीएस का फैक्ट जो है इसमें रखे गए हैं। और ये बुक इसीलिए बनाई गई है कि बच्चा एंड टाइम पर अपने जीएस का रिवीजन सारे विषयों का कर सके। तो जीएस सूत्र के नाम से ये बुक है, आपका लिखा हुआ भी है, अ क्विक रिवीजन ऑफ जीएस थ्रू माइंड मैप्स। ठीक है, मतलब आप एक माइंड मैप बुक जैसे होती हैं वैसे ही प्यारे बच्चे ये आपकी बुक यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। आपके लिए ये बुक बहुत बेनिफिट, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको काफ़ी बेनिफिट देगी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हमारी जो बातें चल रही थी वो किस पर चल रही थी? हमारी बातें चल रही थी प्रश्न काल पर। मैं आपको कल प्रश्न काल पढ़ा रही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और प्रश्न काल की तरफ ही हमें आज की क्लास में बढ़ना भी है। तो बेटा जी, अगर मैं बात करती हूँ प्रश्न काल की, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर यानी प्रश्न काल आप कह सकते हो। और ये जो प्रश्न काल है इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका समय 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक होता है। मैंने बताया था कि इसमें एक आपके तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिनका उत्तर आपको ओरल फॉर्म में मिलता है, जो मैं लिखवा चुकी हूँ उसको दोबारा नहीं लिखवाऊंगी, बस एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। एक मैंने आपको बताए थे अतारांकित प्रश्न जिनका आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में मिलता है। और एक मैंने आपको बताए थे अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताए थे अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, और अल्प सूचना प्रश्न में आपको मैं ये बता दूं कि जैसे आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसके होते हैं? तो बेटा जी, अल्प सूचना प्रश्न में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो है लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। लोक महत्व के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं, यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी सार्वजनिक महत्व या लोक महत्व के क्वेश्चंस आपसे कहाँ पर पूछे जाते हैं? तो आप कहोगे कि वो पूछे जाते हैं मैम हमारे अल्प सूचना प्रश्न के अंदर। ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस मतलब जो जनता के हित में होते हैं। जो जनता के हित में होते हैं, मान लीजिए संसद की कोई कार्यवाही चल रही है, लेकिन एक ऐसा प्रश्न होता है जो कि जनता के हित से जुड़ा हुआ है, तो उसमें शॉर्ट नोटिस देकर वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सदन में आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, इसका डिसीजन स्पीकर या फिर चेयरमैन करते हैं। अगर कोई भी एमपी कोई क्वेश्चन लोकसभा में पूछता है, तो लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। और अगर राज्यसभा का कोई मेंबर क्वेश्चन पूछता है, तो चेयरमैन से परमिशन लेनी होगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे परमिशन की जरूरत पड़ती है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं इसमें 10 दिन का समय लेकर पूछा जा सकता है, मतलब स्पीकर से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आवर बेटा जी आपका दोनों हाउसेज में होता है। और उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि भाई इन क्वेश्चंस के अंदर ही अगर हम बात करते हैं, तो एक होते हैं आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यहीं पे मैंने अपनी क्लास को खत्म किया था कल। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस,
और ये जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें कहते हैं पूरक प्रश्न। और ये जो पूरक प्रश्न होते हैं बेटा, तो ये आपके पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वही पूछे जा सकते हैं जहां पर अगर हम बात करते हैं कि भाई जहां पर आपके क्वेश्चंस ओरल फॉर्म में आंसर दिया जाए। क्योंकि पूरक प्रश्न किसको कहते हैं? देखो, जब किसी प्रश्न का उत्तर जब किसी प्रश्न का उत्तर, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, जब किसी प्रश्न का उत्तर यानी कि आंसर मंत्री द्वारा दिया जाता है तो उसके उत्तर में से उसके उत्तर में से पूछा गया प्रश्न पूरक प्रश्न कहलाता है। पूरक प्रश्न कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया और आपने उस आंसर में से अगेन क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो जो क्वेश्चन पूछा है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा, वो पूरक प्रश्न होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भाई आपके जो क्वेश्चंस, अब जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप किस में पूछ सकते हो? तो भाई जब ओरल आंसर मिलेगा, क्योंकि रिटर्न में तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते हो। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछ सकते हो जिनके आंसर ओरल फॉर्म में होते हैं। और ओरल आंसर किसके होते हैं? स्टार्ड क्वेश्चंस के और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चंस आपके कितने, अब यहाँ पे बात आती है कि प्रश्न काल की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो बेटा जी, प्रश्न काल की शुरुआत started the question hour, ये हुआ था 1721 में इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी इन 1721। ये आपको ध्यान रखना है कि 1721 में प्रश्न काल की शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। फिर बात आती है भारत में। भारत में कब हुई थी? तो भारत में हुई थी बेटा जी भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। तो भारत में 1892 में एक आपका एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसके द्वारा प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्नकाल है, इसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में और फिर उसके बाद प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। अब कल आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मैम शून्यकाल किसको कहते हैं, 0 आवर किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, वो भी हमें बताइए। ठीक है, पढ़ने में दिमाग नहीं है तुम्हारा बिल्कुल भी। ठीक है, क्या टाइम शो नहीं हो रहा है? टाइम पे ही चल रही है क्लास, 1:11 हो रहे हैं। बोर्ड पे टाइम नहीं है तो इसका मतलब कि टाइम ही नहीं तुम्हें पता चल रहा है कि क्लास कितने बजे हो रही है। 1:11 हो रहे हैं, लाइव क्लास है ये। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम आपको आगे की तरफ लेकर जाए तो एक आपने प्रश्न पूछा था कि 0 आवर किसको कहते हैं, शून्य काल किसको कहते हैं। तो 0 आवर या शून्य काल की मैं बात करती हूं तो इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। ठीक है, और 12 को आप कई बार ऐसे भी लिखते हो,
और क्योंकि 12 को इस तरीके से लिखा जाता है इसलिए मीडिया ने इसे क्या कहा? मीडिया ने इसे शून्यकाल कहा। शून्यकाल कहा। तो शून्यकाल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 12 बजे से। ठीक है, 12 बजे से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो मीडिया ने इसको क्या कहा? शून्यकाल कहा था। और प्यारे बच्चे, इसको आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि शून्यकाल को ही क्वेश्चन आंसर आवर भी कहा जाता है। इसे क्वेश्चन आंसर आवर यानी प्रश्न उत्तर सत्र भी इसको कहते हैं। प्रश्न उत्तर सत्र। और बेटा ये किसी देश से नहीं लिया हमने, ये किसी देश से अडॉप्ट नहीं किया हमने, बल्कि इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि शून्यकाल को किस देश से लिया गया है, तो किसी देश से नहीं, ये भारत की देन है, भारत में इसको शुरू किया गया है। तो आप लिखिएगा कि जीरो आवर यानी शून्यकाल की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो भारत में शुरुआत हुई थी बेटा जी इसकी 1962 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत भारत में? 1962 में। और बेटा जी जो ये जीरो आवर होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपके प्रश्न काल में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें पहले नोटिस दिया जाता है स्पीकर को या चेयरमैन को, लेकिन यहां पर विदाउट नोटिस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जीरो आवर में मैम हम क्या करते हैं, बिना सूचना के, मतलब ऐसे लिखेंगे, लिखिएगा यहां पर पूर्व सूचना के बिना, पूर्व सूचना के बिना, मतलब विदाउट नोटिस, पूर्व सूचना के बिना मंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जबकि क्वेश्चन आवर में आपको पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद आप मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे या मैम विदाउट नोटिस यहाँ पे एमपी जो है मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी होती है इस जीरो आवर में? अधिकतम प्रश्नों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वो होते हैं बेटा जी 20। कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैम? 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। और इसमें भी जो ज्यादातर प्रश्न होते हैं वो लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। लोक महत्व के प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चंस बेटा जी आपके बनते हैं जीरो आवर से। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं शून्यकाल से, जो मैंने आपको लिखवाए हैं यहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। और शून्यकाल की जो शुरुआत होती है वो प्रश्न काल के जस्ट बाद होती है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रश्न काल का समय यानी क्वेश्चन आवर का समय 11 से 12 और इसका 12 से 1 है, तो जस्ट उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जीरो आवर से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब मैंने आपको यहां पर बताए हैं। तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैम? 20। कब शुरू होता है? 12 से 1, ऊपर टाइमिंग लिखा है बेटा, ध्यान से देखो। और भारत में इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। अब हम बात करते हैं, एक आपने मेरे मुंह से सुना अविश्वास प्रस्ताव, आपने मेरे मुंह से सुना है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन।
नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव जो है, अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये प्रस्ताव कहां पर पेश होता है, ये प्रस्ताव कौन लाता है, ये प्रस्ताव जो है किसके विरुद्ध आता है, इस प्रस्ताव को क्यों लाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बनते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई हुई है कि लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत होता है, जिस राजनीतिक दल को यहां पर मेजॉरिटी होती है, उसी की सरकार बेटा जी कहां बनती है, लोकसभा में। ठीक है, यानी लोकसभा में आपको क्या चाहिए सरकार बनाने के लिए, बहुमत। अगर ये बहुमत है तो आपकी सरकार रहेगी, अगर बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। तो अब कई बार क्या होता है कि जो विपक्षी दल होता है यानी ऑपोजिशन पार्टी, जैसे आज के समय पे रूलर पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। अपोजिशन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो आपकी अपोजिशन पार्टी रूलर पार्टी पर यह क्वेश्चन उठा सकती हैं कि उनको लोकसभा में बहुमत नहीं है, और वो क्वेश्चन किससे उठाती हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव से। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव जो अपोजिशन पार्टी लेकर आती है, अगर ये लोकसभा से पास हो गया, तो इसका मतलब ये होता है, इसका पास होना, कि अब जो रूलर पार्टी है, जो इस समय सत्ता में पार्टी है, उसको लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। यानी अपोजिशन पार्टी ये प्रूफ कर देती है इस प्रस्ताव को पास कराकर। यानी इस प्रस्ताव का पास होने का मतलब क्या है, सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाना, सरकार का गिर जाना। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लोकसभा में बहुमत। अब आपके मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देती हूं। देखो, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन लाता है। कौन लाता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे मैम विपक्षी दल। विपक्षी दल इसको लेकर आता है, यानी अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल इसको लेकर आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, किसके खिलाफ आता है, किसके विरुद्ध इसको लाया जाता है, किसके विरुद्ध आता है ये, किसके विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट। तो आप कहोगे कि मैम सत्ताधारी दल के विरुद्ध। सत्ताधारी दल यानी रूलर पार्टी, सत्ताधारी दल के विरुद्ध में ये आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं किसके विरुद्ध आता है, तो अब यहाँ पे बात होती है, इसे लाने के लिए, इसे लाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का, कितने सदस्यों का समर्थन यानी सपोर्ट, समर्थन आवश्यक है। तो बेटा जी आपका पोजीशन पार्टी इसको तभी लेकर आएगा जब उसे 50 सदस्यों का, लोकसभा के 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा। अगर 50 मेंबर्स अपोजिशन पार्टी को यहां पर फेवर करेंगे तो अपोजिशन पार्टी इसको ला सकती है, अदरवाइज वो इसको ला भी नहीं सकती है। फिर बात आती है कि ये आपका पेश कहां होता है, पेश कहां पर होता है, तो बेटा जी लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा ही जनता का सदन होता है, क्योंकि लोकसभा में ही मेजॉरिटी आपकी सरकार को होती है। ठीक है, लोकसभा में पेश होता है। अब फिर यहाँ पे पेश होने के बाद क्या होगा मैम, पेश होने के बाद में सीधी सी बात है कि लोकसभा में जब पेश होगा तो फिर चर्चा होती है, यानी डिस्कशन। और डिस्कशन के बाद क्या किया जाएगा मैम, इसको पारित। अब ध्यान से सुनना, अगर पारित होगा,
अगर पारित होगा, कहां पर होगा पारित? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही पेश होता है। अगर पारित होगा तो सरकार गिर जाएगी, यानी सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका पास होना सरकार की मेजॉरिटी पर क्वेश्चन है। नहीं, राज्यसभा में नहीं होता है बेटा, ये लोकसभा में होता है। ठीक है, सरकार गिर जाएगी, यानी क्या करना पड़ेगा सिंपल भाषा में? यानी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यहां पे सरकार का मतलब किस किस से है? मैम पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको रिजाइन देना पड़ जाएगा, इन्हें त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अब आपको बता दूं, पहली बार यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था, के विरुद्ध। पहली बार यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध आचार्य जेबी कृपलानी जी, आचार्य जेबी कृपलानी जी लेकर आए। और कब लेकर आए थे? 1963 में, 1963 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुषार कह रहे हैं मैम लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? बट वर्तमान में बेटा 543 है। क्या ही बोलूं मैं आपको, कि पूरी संसद खत्म हो गई और आपको ये नहीं पता कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है। ठीक है, अब देखो यहां पे आगे हम बात करते हैं। तो ये आपके संसद का इंपॉर्टेंट पार्ट था, संसदीय समितियां पढ़ाऊंगी अभी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेकर। अब ये चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका फिनिश होता है। ठीक है, और फिनिश किसके साथ होगा? एक प्यारी सी स्माइली के साथ। हमारा संसद चैप्टर खत्म। अब आगे हम बात करते हैं बेटा आपके विधान मंडल की। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक बात मेरी सुननी है, और वो ये सुननी है कि जब विधान मंडल में आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम वापस संसद का रिवीजन कर रहे हैं, और जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, है ना, वो मैं आपको लिखवाऊंगी एज इट इज, एज इट इज, क्योंकि बिल्कुल सेम वही चीजें होंगी। ठीक है, आगे चलिए। अगर बेटा जी मैं बात करती हूं यहां पर, तो आपका अगला जो चैप्टर है उसका नाम है विधान मंडल। विधान मंडल इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या भाग किसमें है? 6 में। किसमें है ये? मैम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है। ठीक है, और संसद आर्टिकल 79 से 122 तक थी, तो ये आपका आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212। जबकि संसद किस आर्टिकल से है? संसद मैम आर्टिकल 79 से 122 तक। वो पार्ट 5 में है और ये पार्ट 6 में है। संसद किसके लिए कानून बनाती है? देश के लिए। और राज्य विधानमंडल किसके लिए कानून बनाता है? राज्य विधानमंडल कानून बनाता है राज्यों के लिए। अब ध्यान से सुनो, विधानमंडल कहां पर होता है? सबसे पहले ये बात दिमाग में फिक्स करो कि विधानमंडल राज्यों में होता है, राज्यों में विधानमंडल होता है। और बेटा जी एक आर्टिकल 168 है जो आपको बताता है विधानमंडल का गठन। फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेचर, फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल का गठन।
या कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर, तो किस किस से होगा? पहला विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आपका होता है लोकसभा वैसे ही स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके जो सदस्य होते हैं उन्हीं को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एमएलए भी संसद में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं मैम, तो दूसरा सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके जो सदस्य होते हैं उसको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा इसमें कौन आएगा? तीसरे मैम इसमें आएंगे राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो विधानसभा आपकी 28 राज्यों में है, 28 राज्यों में, और बेटा जी 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में कौन कौन से? मैम एक तो यूपी, एक है बिहार, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक, एक है आंध्र प्रदेश, और एक है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और एक है मैम तेलंगाना। यानी हमारे यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कितने राज्यों में 2 सदन हैं, यानी हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर कितने राज्यों में आपके द्विसदनीय व्यवस्था है? कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम, ये कितने राज्यों में अगर आपसे पूछा जाए तो आप पता है क्या आंसर करोगे? बहुत बढ़िया मैम, 6 में है। क्योंकि मैम 6 में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन एक सदन यानी कि आपका सिंगल हाउस किस में है? तो आप कहोगे मैम 22 में, क्योंकि विधानसभा आपकी 22 में है। आप कहोगे आपने तो 28 लिखा है, तो भाई विधानसभा अगर मैं बोलूं कि एक सदन कितने राज्यों में है? एक सदन विधानसभा, तो ये केवल 22 में है। और अगर मैं बोलूं 2 सदन कितने में है, तो आप कहोगे कि मैम 6 में है। तो हो गए ना 22 और 6 28। तो विधानसभा तो सब में है ना भाई, विधानसभा तो 28 के 28 राज्यों में है। एक सदन तो सब में है ना, लेकिन 2 सदन कितने में है? 6 में। जम्मू कश्मीर नहीं होगा सात्विक, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में विधान परिषद नहीं होती है। तो जहां पर आपकी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों हैं, वहां पर विधानमंडल तीनों से मिलकर बनेगा। और जहां पर आपकी विधान परिषद नहीं है, जहां पर आपकी विधान परिषद नहीं है, वहां पर यह विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर एमपी, एमपी का विधानमंडल में कौन कौन होगा? केवल विधानसभा और राज्यपाल। बात समझ में आ गई? आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ हम बात करते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। बाइकैमरल सिस्टम का मतलब होता है बेटा जी जहां 2 सदन होते हैं।
बाइकैमरल सिस्टम का मतलब होता है जहां 2 सदन होते हैं। तो 2 सदन केवल 6 राज्यों में ही तो हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाइकैमरल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं। अगर आप बात करोगे सेंटर की, तो सेंटर में तो बाइकैमरल सिस्टम है क्योंकि वहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम चलेंगे और देखेंगे आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 और इसमें क्या है? इसमें दिया गया है विधान सभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ विधान सभा, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का गठन, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल लोकसभा की तरह होता है। और विधानसभा के प्यारे बच्चे अन्य नाम, अगर अदर नेम्स की बात करेंगे हम तो सारे वही होंगे जो लोकसभा के थे। अदर नेम, अदर नेम, तो देखिएगा यहां पर जनता का सदन, अस्थाई सदन, निर्वाचित सदन, निम्न सदन, निम्न सदन, और आपका प्रसिद्ध सदन। ये सब किसके भी नाम थे? लोकसभा के, यानी हाउस ऑफ द पीपल। टेम्पररी हाउस, इलेक्टेड हाउस, लोअर हाउस, फेमस हाउस। ये आपके सब इसके नाम हैं। हाँ बेटा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो गठन होता है तो भाई किससे होता है? आप कहोगे विधानसभा का गठन सदस्यों से होता है, सदस्यों से। तो बेटा जी इसमें ध्यान रखेंगे कि हर राज्य में विधानसभा अलग अलग है और हर राज्य में जनसंख्या भी अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो अलग अलग ही। हर्षित, आपके अलावा बेटा ये प्रॉब्लम और किसी को तो नहीं हो रही है? लेकिन फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं क्लास के एंड में क्वेश्चन आवर एक बार फिर से समझा दूंगी। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन आवर फिर से समझा दूंगी। अब आगे देखिए, सदस्यों से होता है। तो विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य, मैक्सिमम मेंबर्स यहां कितने हो सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। और न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, यानी कि मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम सदस्य, मिनिमम मेंबर्स, ये कितने होते हैं? तो बच्चों ने आंसर शुरू कर दिया कि मैक्सिमम मैम 500 हो सकते हैं और मिनिमम हम बात करते हैं तो आपको ये बता देंगे कि मिनिमम जो होते हैं वो हमारे 60 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम मैम 500
और मिनिमम मैम 60, यानी 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो मिनिमम है इसके कुछ अपवाद हैं, इसका एक्सेप्शन है। और वो कौन कौन से हैं? जैसे गोवा, यहां पर 40 हैं। मिजोरम, यहां पर भी 40 हैं। सिक्किम, यहां पर 32 हैं। और पुदुचेरी, यहां पे मैम केवल 30 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है मैम कि 60 से कम भी आपके एमएलए हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। तो विधानसभा में अधिकतम कितने हैं? 500 और मिनिमम कितने हैं? 60। यह आपको ध्यान रखना है। और यहां पर भी जो आप कह सकते हो कि विधानसभा के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में भी जो सीटों की संख्या है, विधानसभा में भी जो सीटों की संख्या है किसी भी राज्य में, वो आपकी निश्चित कर दी गई है। यहां पे फिक्स्ड है, यहां पर भी है ना। और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। चेंज नहीं होगी यहां स्टेट्स में भी। और कौन सी जनगणना है और कौन सा संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक है। और आपको बता दूं कि कौन सा आपका जैसे 2026 तक के लिए फिक्स है, तो कौन सी जनगणना? यहां पर भी 1971 की जनगणना। यहां पर भी 1971 का सेंसस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बेटा इलेक्शन भी बताऊंगी, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। जब जनता का सदन है तो प्रत्यक्ष ही होता है, अप्रत्यक्ष कैसे हो सकता है बेटा? ठीक है। और विधानसभा में जो सीटों की संख्या निश्चित होती है वो किस आधार पे? तो जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर। भाई जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या वहां ज्यादा सीटें, जिस राज्य में कम जनसंख्या वहां पे कम सीटें। और लिस्टिंग की चिंता मत करना तुम, लिस्टिंग मुझे याद है, लिस्टिंग मैं तुम्हें दूंगी एक साथ। जो जो लिस्टिंग मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, वो सिर्फ फैक्ट होते हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हो। किस स्टेट में कितनी सीटें हैं विधानसभा की या लोकसभा की या राज्यसभा की, सब आपको लिस्टिंग मिलेगी। राष्ट्रपति की लिस्टिंग, प्रधानमंत्री की लिस्टिंग, ठीक है, ये सब आपको मैं दूंगी। वीएस का मतलब विधानसभा, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली लिख देती हूं मैं। वीएस का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या। कहीं पे भी कहोगे आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भी सीटें निश्चित कर दी गई हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आपने पढ़ा था लोकसभा में, ऐसे ही आप पढ़ोगे विधानसभा में। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, बताया था। इन एंग्लो इंडियंस को किया जाता है मनोनीत, यानी कि नॉमिनेट। और कहां पर होंगे? वहां पर लोकसभा में, तो यहां पर विधानसभा में। विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में मनोनीत कौन करेगा? बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन कितने मैम? कितने? एक एंग्लो इंडियन को, एक एंग्लो इंडियन को। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है मैम? आपने बताया था कि अब इसको कर दिया गया है समाप्त। किसके द्वारा? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और ये नॉमिनेशन किस आर्टिकल के द्वारा होता था? ये नॉमिनेशन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता था? आर्टिकल 333, 333। अब इसको कर दिया है खत्म।
अब मैम आपने ये भी बताया था कि लोकसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन है, क्या यहां पर भी है? हाँ जी, ठीक है, यहां पर भी है, हाँ जी, यहां पर भी है। आर्टिकल 332 विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। तो मैम क्या यहां पर भी सीटें फिक्स हैं इनकी, जैसे लोकसभा में थी? नहीं, यहां पे नहीं कर सकते फिक्स। क्यों? क्योंकि किसी राज्य में एससी है, किसी में नहीं है, किसी में एसटी है, किसी में नहीं है, किसी में दोनों है। तो यहां पर जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो इनकी जनसंख्या के आधार पर मैम इनको दिया जाएगा। और ये विधानसभा में जो रिजर्वेशन था इसको भी क्या किया गया है, इसमें वृद्धि कर दी गई है, इसको इंक्रीज किया गया है। और इंक्रीज किस संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2020 से बढ़ाकर 2030 यानी 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है। 10 वर्षों की वृद्धि इसमें की गई है। ये सब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट्स लाइक अ लोकसभा, बिल्कुल लोकसभा की तरह ये होता है। अब आता है निर्वाचन, इलेक्शन की बात कर रहा है बच्चा कि कैसा इलेक्शन होता है इसका। इलेक्शन कैसा होता है, ठीक है? निर्वाचन, इलेक्शन बेटा जी लिखिएगा, प्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतदाता कौन होते हैं? वोटर्स कौन होते हैं यहां पर? जनता। ठीक है, वोटर्स की न्यूनतम आयु कितनी है? मिनिमम एज ऑफ वोटर्स 18 वर्ष। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपकी जो मतदान की आयु थी वो आपकी 1989 से पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के थ्रू उसको 18 इयर्स कर दिया गया। और आर्टिकल 326 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शनों में मतदान कर सकता है। क्योंकि ये जनता का सदन है लोकसभा की तरह, इसलिए यहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन ही होगा। कुछ चेंजेस के साथ एज इट इज आपको ऐसा लगेगा हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, आर्टिकल चेंज होते चले जाएंगे और कुछ चीजें चेंज होती चली जाएंगी। आप विधानसभा और लोकसभा का कंपैरिजन करना, बहुत कम चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, यहां पर भी होते थे, लेकिन अब दोनों में से किसी भी जगह नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे बेटा हमने यहाँ पे मतदान की मतलब विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात की थी। अब हम बात करेंगे विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा सदस्यों की योग्यता ये आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 173 में दी गई है। ठीक है, अब मैं यहां पे पता है क्या लिखवाने वाली हूं? इट्स लाइक अ लोकसभा, इट्स
लाइक अ लोकसभा। लोकसभा की तरह। जो क्वालिफिकेशंस मैंने वहां लिखवाई थी, इनको कॉपी पेस्ट कर देना यहां पर। इनको कॉपी पेस्ट कर देना। मैंने आपको जो क्वालिफिकेशंस लिखवाई थी, जैसे मैंने आपको लोकसभा सदस्यों की क्वालिफिकेशंस लिखवाई थी, वो सब आपको यहां पर लिखनी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर संसद कोई विधान नया बनाकर जोड़ती है तो वो आपके एमएलए के अंदर होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने लाभ के पद पर ना हो, ये पूरा कॉपी कर देना पूरा। हाँ, मिनिमम एज भी सेम होगी। लिखा है ना मैंने, बिल्कुल सेम, इट्स लाइक अ लोकसभा। पूरा यहां पर आपको कॉपी पेस्ट करना है। भारत का नागरिक हो, मिनिमम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, दल बदल कानून उस पर लागू ना हो, ये सब आपको इसमें लिख देना है। फिर बात आती है क्वालिफिकेशन के बाद डिसक्वालिफिकेशंस। एक ये भी तो मैम क्वेश्चन आता है कि डिसक्वालिफिकेशंस की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा। जैसे निर्हरताएं, तो आपको लिखना है डिसक्वालिफिकेशंस। निर्हरताएं, निर्हरताएं, और ये किस में दी गई हैं। जैसे आपकी लोकसभा राज्यसभा की 101 और 102 में, तो यहां पे आर्टिकल 191, आर्टिकल 191 क्या लिख देंगे, लोकसभा की तरह। अब मैं ये बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगी आपको, अब मैं बोल के बता देती हूं। भारत का नागरिक ना हो, लाभ के पद पर हो, दिवालिया हो, ठीक है, या पागल हो, या 25 वर्ष की आयु भी उसने पूरी ना की हो, दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो, तो ये सब इसमें आ जाएगा। पूरा कॉपी पेस्ट करना है आपको यहां पर, पूरा कॉपी पेस्ट। देख लो आप, एक चीज पढ़ने से कितने सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। अब मैम यहां पे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि जैसे वहां पर निर्हरता के प्रश्न का, जैसे मान लीजिए निर्हरता का प्रश्न है, निर्हरता का प्रश्न है ना, निर्हरता का प्रश्न है, तो इसका निर्णय, इसका निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल। वहां पे कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से, निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा, और उसका निर्णय, और उसका निर्णय अंतिम होगा, अंतिम होगा। यहां पे आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 192। केवल आर्टिकल चेंज होगा और राज्यपाल आ जाएगा राष्ट्रपति की जगह, राज्यपाल आ जाएगा राष्ट्रपति की जगह। और अगर निर्हरता का प्रश्न दल बदल के आधार पर है, दल बदल के आधार पर, आधार पर, तो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष था, विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का अगर सदस्य होगा तो विधान परिषद का सभापति करेगा, यानी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये करेगा फिर निर्णय। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा लग रहा होगा जैसे हम सब कुछ जो है यहां पर देख रहे हैं।
ठीक है, अब बात किसकी आएगी? अब मैम कार्यकाल, टेन्योर की बात आएगी। टेन्योर कितना होता है? तो भैया लोकसभा की तरह ही होता है। लोकसभा का टेन्योर बताओ किस आर्टिकल में था, किस किस को याद है? कार्यकाल, टेन्योर मैम वो था 83 के सब क्लॉज 2 में और यहाँ पे आर्टिकल 172 में। तन्नू क्या गलत है वो भी बोलना होता है, सिर्फ गलत पढ़ा रहे हो ऐसा नहीं बोलना होता है ना? ये भी तो बताना होता है कि गलत क्या है, या सिर्फ इतना बताना होता है कि बस गलत है मैम? बेटा लोकसभा का कार्यकाल आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 में था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार चेक कीजिए। और इनका टेन्योर आर्टिकल 172 में है। और इनका कार्यकाल भी प्रथम बैठक से कितना होता है? विधानसभा का प्रथम बैठक से 5 वर्ष। 5 वर्ष प्रथम बैठक से कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। और फिर अगला 5 वर्ष के पश्चात कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, हाँ या ना? कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, हाँ या ना बेटा? तो आप कहोगे हाँ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा, संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, सारे बच्चों ने बोला हाँ मैम। ठीक है, फिर मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे मैं पूछूं, क्या इसे, या क्या विधानसभा को, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भंग किया जा सकता है? यस या नो? भंग किया जा सकता है, यस या नो? जल्दी से बताइए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे प्रश्नकाल को भी रिवाइज करवाना है, कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे कि मैम विधानसभा को 5 वर्ष के पूर्व भंग किया जा सकता है, हाँ, राज्यपाल द्वारा, बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर। जैसे लोकसभा को किया जा सकता है ऐसे ही विधानसभा को भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा, राज्यसभा में पढ़ा चुकी हूँ, राज्यसभा थोड़ी पढ़ा रही हूँ, राज्यसभा में 30 वर्ष होती है मिनिमम आयु, वो विधान परिषद में 30 वर्ष होगी। आपका जो लोकसभा होता है और जो विधानसभा वो बिल्कुल एक जैसे, और जो विधान परिषद और राज्यसभा होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे। क्वालिफिकेशन सब में सेम होती हैं, विधानसभा और राज्यसभा, सॉरी, विधान परिषद और राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन चेंज नहीं होती, ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन चेंज होती। बस आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि आपकी स्टडी आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप चीजों को रटोगे तो चीजें कभी याद नहीं होंगी, और अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, स्टैटिक जीके की क्लास होगी या नहीं होगी, रुको मैं एक बार आपको देखकर बता देती हूं। वेट करो, एप्लीकेशन खोली है मैंने अभी। स्टैटिक जीके की क्लास आज आपकी 8 बजे है,
तो हम पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम क्योंकि स्टैटिक जीके की क्लास 8 बजे होगी। आप चाहें तो सब चेक कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है आपका लोकसभा का कार्यकाल आपने आर्टिकल 93 से 97। बेटा ध्यान से पढ़ो, 93 से 97 नहीं होगी, लेकिन 8 बजे होगी, इसमें लिखा हुआ है। 6 तारीख का समय रात 8 बजे आपका है। देखो जरा एक बार, अपकमिंग में आ रहा है, लाइव में आ रहा है। 8 बजे क्लास होगी, 2 बजे नहीं है। 2 बजे इसमें कोई क्लास नहीं दिखा रहा है बेटा। अच्छा वो दूसरा है। चलो 2 बजे है तो फिर हम इसको बंद करते हैं। 1 मिनट, अब आप जा सकते हो। एक बच्चा है, हर्षित नाम है शायद उसका, प्रश्न काल में वो पूछ रहा है, मैं उसको बता दूं। बेटा प्रश्न काल में ध्यान से सुनोगे, इसका समय 11 से 12 होता है। तारांकित प्रश्न होते हैं इसमें एक आपके, ठीक है। और ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं बेटा, इन पे स्टार बना होता है और इनका आंसर जो मंत्री देता है वो मौखिक यानी कि ओरल फॉर्म में देता है। एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, इनका आंसर मिनिस्टर जो देता है वो बेटा जी लिखित तरीके से देता है यानी आपका रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। और प्रश्न कौन पूछता है? एमपी पूछता है। किससे पूछता है? मंत्री से। नहीं है बेटा क्लास, अगर नहीं है तो पढ़ लो। ठीक है। और अल्प सूचना प्रश्न अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उत्तर दिया जाता है वो भी मौखिक होता है। और इसमें प्यारे बच्चे आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो लोक महत्व के होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके किसी मिनिस्टर के उत्तर में से पूछे जाते हैं उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, अब रुक जाओ, क्लास है या नहीं? वैसे इसमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का शो हो रहा है और रात को 8 बजे शो हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कंफर्म कर लेती हूँ, तभी क्लास में कंफर्म। क्लास हो है या नहीं, सच सच बताओ मुझे, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। चलो ठीक है, आप, ठीक है मैं बंद करती हूँ। अगर क्लास है तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड। बेटा सच बता दो, देखो आपके भले के लिए कह रही हूं मैं, है ना। आपके भले के लिए कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट। तुम लोग जो है मस्ती करते हो क्लास के अंदर भी। नहीं है नहीं है यही चल रहा है तुम्हारा इतनी देर से। क्लास नहीं है, उसमें दिख ही नहीं रही है शेड्यूल। चलो पढ़ लो अब, पढ़ लो।
चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। चल गई क्लास? थैंक यू सो मच।